हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने कल भी करवाए थे और बचे हुए एग्जांपल्स मैं आज भी करवा रहा हूँ। मेन चीज़ इस प्रश्नावली के अंदर पूरे तथ्यों को समझना, सारी हर एक बारीकी को समझना, फलन से रिलेटेड जितने भी उनके की वर्ड्स हैं उनको समझना और उनके ऊपर अभ्यास करना कि कब फोग और गोफ जो है वो परिभाषित होते हैं, कब परिभाषित नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बड़े ध्यान से और गौर से समझनी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था लास्ट में जाते जाते कि फोग और गोफ ये परिभाषित कब होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फोग परिभाषित होता है यदि जी फलन का परिसर एफ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो, और गोफ परिभाषित होता है यदि एफ फलन का परिसर जी फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें भी हमने फोग और गोफ निकाला है उसमें ऐसी कोई भी स्थिति हमारे सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहा हूं उसमें ऐसी ही स्थिति से आपको सामना करना पड़ेगा। तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसमें क्यों फोग और गोफ में से कौन सा संयोजन जो है वो परिभाषित है और कौन सा संयोजन परिभाषित नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग और सबसे मोस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो देखिए चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यदि फलन f जो है वो n से z में यानी कि प्राकृत संख्या से पूर्णांक संख्या के अंदर परिभाषित है और यहां पर दे रखा आपको fx बराबर 2x से, g जो है वो z से q में परिभाषित है और gx हमें दे रखा है यहां पे x + 1/2। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि यहां पे फोग और गोफ में कौन सा परिभाषित है और कौन सा परिभाषित नहीं है। फोग और गोफ, देखो ध्यान से समझिए, वही मैं आपको यहां पे डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पे पहला केस ये दे रखा है कि फलन f जो है वो n से z में है। मैंने इसको समुच्चय n माना, इसको समुच्चय z माना। फलन f किससे किस में परिभाषित है? n से z में। यहां पे देखिए z से q के अंदर, q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, आप सभी जानते हैं। g फलन जो है वो किससे किस में परिभाषित है? z से q में परिभाषित है। तो आप सबको पता है कि यहां पे इनका संयोजन जो गोफ है वो n से q में परिभाषित होगा। किससे किस में परिभाषित होगा? n से q में परिभाषित होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे गोफ परिभाषित है या नहीं है, इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। f फलन का परिसर, तो f फलन का परिसर z ही है। f फलन का परिसर यहां पर क्या है? z। और g फलन का प्रांत, तो यहां g फलन का प्रांत भी z है। तो क्या z का उपसमुच्चय होता है? क्या कोई भी समुच्चय अपने ही समुच्चय का, आप अच्छे से जानते हो, कोई भी समुच्चय खुद के सापेक्ष उपसमुच्चय भी होता है, इक्वल सेट भी होता है। तो यहाँ पे ये जो नियम है परिभाषित होने का वो गोफ के ऊपर लागू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे गोफ जो है वो परिभाषित होगा। गोफ के बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग फोग की, कि यहाँ पे फोग परिभाषित है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फोग का भी वही रूल लगेगा। अगर जी फलन का परिसर एफ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय है तो यहाँ पे फोग भी परिभाषित होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जी फलन का परिसर यहां से भी समझ सकते हैं। जी फलन का परिसर यहां पर Q है। क्या है? यहाँ पर Q है। और एफ फलन का जो प्रांत है वो यहां पर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। Q है परिमेय संख्या, n जो है वो प्राकृत संख्या। क्या परिमेय संख्या उपसमुच्चय होती है क्या प्राकृत संख्या की? शायद ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कन्फर्मली ऐसा नहीं होता, आप सबको पता है। इसलिए यहाँ पे Q उपसमुच्चय नहीं होता n का। इस वजह से बच्चों यहाँ पे गोफ जो है वो तो परिभाषित होगा और यहाँ पे फोग परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे फोग का फलन नहीं निकालना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे फोग विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन वहां पे नहीं दिया हुआ, मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि फोग फलन में जी फलन का परिसर एफ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है, इसी वजह से। रोक ले, हो गया।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गोफ परिभाषित होगा जब ये कंफर्म हो जाए एक बार, उसके बाद में हमें गोफ एक्स निकालना है, और गोफ एक्स निकालना बेहद आसान है। ऐसी प्रैक्टिस आप बहुत बार कर चुके हैं। तरीका बिल्कुल वही होगा, g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2x, और उसके बाद में 2x का जब हम g फलन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन में 2। सिंपल, आपको x को किससे रिप्लेस करना है, 2x से। तो यहाँ पर आपके पास गोफ आ जाएगा। इस प्रकार से गोफ फलन हमें प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 1 और बट्टे में आ जाएगा 2, और फोग जो है यहाँ पे विद्यमान नहीं होगा। पहुंचकर चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद में अब हम इस संयुक्त फलन से, फलनों के संयोजन से रिलेटेड हम आपको कुछ गुणधर्म बताने जा रहे हैं, तो इसको आप भी ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। फलनों का संयोजन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करे। कौन से नियम का? और दूसरा नियम होता है यहां पे साहचर्यता। साहचर्यता आपको समझना होगा बच्चों कि क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, साहचर्य गुणधर्म क्या होता है। देखिए, अगर f और g कोई 2 फलन है, यदि f और g कोई 2 फलन है, तो अगर फोग और गोफ दोनों परिभाषित है, मैं केवल आपको यहां समझा रहा हूं, इससे संबंधित नोट्स जो आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। यदि f तथा g कोई 2 फलन है तथा फोग तथा गोफ दोनों परिभाषित है, अगर फोग और गोफ आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर फोग और गोफ बराबर में हो जाते हैं, तब तो हम कहेंगे कि ये जो है फलन जो है वो संयोजन जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यदि फोग बराबर हो गया गोफ, क्योंकि मैंने क्रम का विनिमय कर दिया, क्रम को उल्टा कर दिया, यहाँ पे फोग है और यहाँ पर गोफ है, तो यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म के अकॉर्डिंग फोग और गोफ आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि फलनों का संयोजन जो होता है वो हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे, यह आवश्यक नहीं है। आप कोई भी 2 फलन लेके चल सकते हैं। आपने पीछे देखा भी होगा, आपने फोग भी निकाला है, आपने गोफ भी निकाला है। कुछ केसेस में फोग और गोफ आपस में इक्वल आए हैं, कुछ केसेस में फोग और गोफ आपस में इक्वल नहीं आए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे, यह आवश्यक नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, और विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने इसको प्रूफ भी किया है पीछे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे साहचर्यता। साहचर्यता कौन सा गुणधर्म होता है? अगर f, g और h, अगर यहाँ पे 3 फलन है, तो कोई भी संयोजन जो होगा, फलनों का संयोजन, वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा यदि f ऑफ g ऑफ h इक्वल हो जाए f ऑफ g ओ h। क्या समझ में आया आपके बच्चों? 3 फलन f, g और h साहचर्य गुणधर्म का पालन करेंगे यदि f ऑफ g ऑफ h इक्वल हो जाए f ऑफ g ऑफ h के। यानी यहां ब्रैकेट में जो लिया हुआ है वो संयोजन हमें पहले निकालना होता है, उसके बाद में आगे का पार्ट निकालना होता है। अगर 3 फलनों के संयोजन में इस प्रकार की संक्रिया करने के बाद दोनों फलन अगर बराबर आते हैं, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी 3 फलन जो होते हैं उनका संयोजन हमेशा ही साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। कौन से गुणधर्म का पालन करते हैं? साहचर्य गुणधर्म का पालन सदैव करते हैं, लेकिन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हमेशा करे ये जरूरी नहीं है। पहुंच कर दे। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बेसिक एग्जाम्पल है। यदि फलन f r से r में परिभाषित है, जहां पे fx है यहाँ पे x की घात 3, और g फलन जो है वो भी r से r में परिभाषित है, जो किस प्रकार से परिभाषित है? gx इक्वल्स टू 3x - 1। आपको सिंपल यहाँ पे गोफ
और फोग निकालना है। देखिए यहाँ पे फलन एफ भी आर से आर में परिभाषित है और जी भी आर से आर में परिभाषित है, तो आप अपने रूल के अनुसार चेक करके देख लीजिए। यहाँ पे गॉफ और फोग दोनों ही क्या होने वाले हैं, परिभाषित होने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आपको यहाँ पे गॉफ और फोग निकाल के दिखा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, गॉफ एक्स कैसे निकलेगा, g ऑफ एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, g ऑफ एफ एक्स। फलन एफ एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे x की घात 3 और मुझे x की घात 3 का g फलन निकालना है। तो g फलन के अंदर x के स्थान पे x की घात 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x की घात 3 माइनस 1। इसी प्रकार मैं यहाँ पे निकालने वाला हूं फोग x। क्या निकालने वाला हूं, फोग x। तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। क्या आएगा यहाँ पे, f ऑफ gx। gx यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 1। अब आपको 3x माइनस 1 का f फलन निकालना है, तो f फलन में x के स्थान पे आपको 3x माइनस 1 रखना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या आने वाला है, 3x माइनस 1 की होल क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास फोग x। और लास्ट में ये भी दिया हुआ था कि हमें प्रूफ करना है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे गॉफ जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है फोग के, क्योंकि दोनों ही पद जो हैं वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फोग और गॉफ आपस में इक्वल नहीं होंगे। चलिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 देखिए। यहाँ पे ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको फोग और गॉफ ही कैलकुलेट करने हैं। फलन f भी आर से आर में परिभाषित है, g भी आर में परिभाषित है। फलन f परिभाषित है x² + 2 से और फलन g परिभाषित है x अपोन में x माइनस 1 से। तो देखिए हमें यहाँ पर भी क्या निकालना होगा, फोग x और गॉफ x निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फोग x की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ gx। यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx हमें यहाँ पे दिया हुआ है x अपोन में x माइनस 1। क्या दिया हुआ हमें, x अपोन में x माइनस 1। अब हमें इस फलन का, इस पद का f फलन निकालना है। तो सिंपल f फलन के अंतर्गत मुझे x को किससे रिप्लेस करना होगा, x अपोन में x माइनस 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यह आ जाएगा x अपोन में x माइनस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2। तो जब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो अंश में तो आएगा x स्क्वायर और अपोन में है यहाँ पे x माइनस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2। आगे इसको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, और करना चाहो तो हम कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, माफ़ कीजिए, यहाँ पे x माइनस 1 की होल स्क्वायर, वो तो आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो अंश में देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x माइनस 1 की होल स्क्वायर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना करके छोड़ सकते हैं, इससे आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे गॉफ एक्स। तो देखिए गॉफ एक्स में क्या प्राप्त होने वाला है आपको, g ऑफ एफ एक्स। गॉफ एक्स को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, g ऑफ एफ एक्स। उसके बाद में एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। किससे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। अब हम लोग जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का g फलन निकालेंगे। तो सिंपल g फलन में x के स्थान पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखना है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा फलन में, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, अंश में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपोन में जो x है वहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर गॉफ एक्स इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको थोड़ा सा लाइन से हट के यहाँ पे पूछा गया है। आपको यहाँ पे साक्षर गुणधर्म का सत्यापन करना है। 3 फलन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एफ, जी और एच। एफ फलन जो है n से z0 प्राकृत संख्या से s शून्य पूर्णांक संख्या में परिभाषित है। g जो है वो z0 से q में परिभाषित है। h जो है वो q से r में, q का मतलब यहाँ पे परिमेय संख्या से होता है और परिमेय संख्याओं के समुच्चय से होता है, और r का मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय से। z जो होता है वो कहलाता है यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और z0 होता है s शून्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अगर ये नोट नहीं करवाया हो तो आप इसको जरूर नोट कर लें। z0 होता है s शून्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जिसमें शून्य नहीं होता है। देखिए हमें यहाँ पे साक्षरी गुणधर्म का पालन करवाना है, लेकिन इसको मैं थोड़ा पहले डायग्राम से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे वही 3 सर्कल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे जो 3 समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं, 3 समुच्चयों को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे ये है समुच्चय n, ये है समुच्चय z0। क्या दिया हुआ यहाँ पे, z0। और ये है यहाँ पे समुच्चय q। और यहाँ पर हमें एक और लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 फलन दे रखे हैं, तो यहाँ पे समुच्चयों की संख्या 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा समुच्चय यानी कि r।
फलन f जो है वो n से z0 में परिभाषित है। फलन f किससे किस में परिभाषित है? n से z0 में, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। g फलन जो है वो z0 से q में परिभाषित है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। q जो है वो जो यहाँ पे h फलन है वो q से r में परिभाषित है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये संयोजन निकालते हो तो ये तो संयोजन आपको पता है, f और g का संयोजन हो गया, तो ये कहलाता है यहाँ पे गोफैक्स। क्या कहलाता है यहाँ पे? गोफैक्स। अगर आप इस संयोजन की बात कर रहे हो, अगर आप ये संयोजन देखना चाहते हो डायरेक्ट, तो ये देखिए तीन फलनों का संयोजन हो गया, f, g और h। तो यहाँ पे ये संयोजन जो है वो कहलाता है h ऑफ, यहां से शुरू करना पड़ता है, h ऑफ g ऑफ fx। क्या कहलाता है यहाँ पे? h ऑफ g ऑफ fx, यानी कि ये तीन फलन f, g और h का संयोजन बन जाता है। तो यहाँ पे h ऑफ g ऑफ f जो है वो किससे किस में परिभाषित होगा? n से r में। डायरेक्ट किससे किस में परिभाषित होगा? n से r में। अगर मुझे यहाँ पर इन तीनों फलनों के लिए या तीनों फलनों के संयोजन का अगर साचर्य गुणधर्म का यहाँ पे सत्यापन करवाना है, तो सिंपल मुझे यहाँ पे प्रूफ करना होगा h ऑफ g ऑफ fx इक्वल होना चाहिए h ऑफ g ऑफ fx। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो हमें यहां पे साचर्य गुणधर्म के लिए क्या प्रूफ करना होगा? h ऑफ g ऑफ fx जो है वो किसके इक्वल होगा? h ऑफ g ऑफ fx के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इन दोनों ही पदों की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और जैसे ये दोनों पद इक्वल आएंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिए गए तीनों फलन जो हैं वो साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ h ऑफ g ऑफ fx की। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे किस प्रकार से सोल्व करूंगा, इस वैल्यू को मैंने पहले लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा h ऑफ g और यहाँ पे ऑफ को मैं यूज कर रहा हूँ बड़े ब्रैकेट के साथ। समझ में आएगा बच्चों आपको? उसके बाद में देखिए यहाँ पे h ऑफ g और यहाँ पे जो fx है, जो fx आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2x, वो आप यहाँ पे fx के स्थान पे रखेंगे। अब आप इस ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे h ऑफ g 2x। क्या बन जाएगा यहाँ पे? h ऑफ g 2x। अब हम यहाँ पे g 2x की वैल्यू निकालेंगे, तो g 2x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या है? g फलन में जो x है उसको हम रिप्लेस करेंगे 2x से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2x। क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1/2x। अब 1/2x का जब हम h फलन निकालेंगे तो h फलन में x के स्थान पे आपको 1/2x रखना है, तो ये बन जाएगा e की पावर, क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये e की पावर 1/2x। तो यहां पर इस फलन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? e की पावर 1/2x। अब इसी प्रकार देखिए हम लोग निकाल रहे हैं यहां पे h ऑफ g ऑफ fx, इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर ऑफ लगा है तो मैं यहां पे लगाने वाला हूं बड़ा ब्रैकेट। क्या लगाने वाला हूं यहां पे? बड़ा ब्रैकेट। तो यहां पे क्या आएगा? g ऑफ f यानी कि गोफैक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे h तो बाहर ही है, इस ऑफ को जब मैं बड़े ब्रैकेट से कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा g ऑफ, ये बन जाएगा यहाँ पे g ऑफ fx। क्या बन जाएगा यहाँ पे? g ऑफ fx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग fx की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे? यहाँ पे fx की वैल्यू रखेंगे। तो fx की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 2x। क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे? 2x। उसके बाद में हम निकालते हैं इस 2x का g फलन। तो देखिए बच्चों 2x का जब g फलन निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2x। क्या मिलने वाला आपको यहाँ पे? 1/2x। अब जब 1/2x का h फलन निकालेंगे तो 1/2x को इस h फलन में रखेंगे x के स्थान पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 1/2x। क्या आ जाएगा यहाँ पे? e की पावर 1/2x। तो देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, हमने यहाँ पे h ओ g ऑफ fx और h ऑफ g ऑफ x को सोल्व किया तो हमारे पास दोनों ही पद समान आए हैं, e की पावर 1/2x, e की पावर 1/2x। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तीन फलनों का जो संयोजन यहाँ पे हमारे पास h ऑफ g ऑफ f के रूप में प्राप्त हुआ था वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइन से हट के आया है, इसके ऊपर आप जरूर अभ्यास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज हमने 1.1 कंप्लीट कर लिए, उसके एग्जांपल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 1.2 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ प्रतिलोम फलन। क्या पढ़ना अब हमें? प्रतिलोम फलन। लेकिन प्रतिलोम फलन से पढ़ने से पहले हमें फलनों के जुड़ने के हिसाब से जो इनके प्रकार डिसाइड किए गए हैं वो आपको समझना पड़ेगा पहले तो। देखिए, आपको यहाँ पे दो तरह के फलनों के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। एक तो होता है यहाँ पे एक एक ही फलन। क्या होता है यहाँ पे? एक एक ही फलन। और दूसरा होता है यहाँ पे आच्छादक फलन। क्या होता है? आच्छादक फलन। जिन बच्चों को इन दोनों फलनों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका मतलब उसने अगली प्रश्नावली के ऊपर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर ली है। एकेकी फलन और आच्छादक फलन किसे कहते हैं? अगर एकेकी नहीं हो तो क्या होगा, और अगर आच्छादक नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? अगर कोई फलन एकेकी नहीं हो तो वो कहलाता है बहुएकी। तो वो क्या कहलाता है यहां पे? बहुएकी। बहुएकी फलन। और अगर कोई फलन यहां पे आच्छादक नहीं है तो वो कहलाता है अंतरछेपी। क्या कहलाता है यहां पे? अंतरछेपी फलन। तो आपको बस यहां इन दो ही फलनों के बारे में अच्छे से समझना है कि एकेकी फलन किसे कहेंगे और आच्छादक फलन किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, मैं यहां पे दो समुच्चय लेके चल रहा हूं। यहां पे एक तो है समुच्चय ए और एक है यहां पे समुच्चय बी। यहां पे ये समुच्चय क्या दिया हुआ है? बी। समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो समुच्चय बी से एफ फलन के अंतर्गत जुड़े हैं। किस फलन के अंतर्गत जुड़े हैं? यहां पे एफ फलन के अंतर्गत जुड़े हैं। तो यहां पे फलन एफ, या यूं बोलो कि यहां पे ये जो रिलेशन है या ये जो फलन है, ये एकेकी फलन कब होगा? किन विशेषताओं के साथ ये फलन एकेकी कहलाएगा और किन विशेषताओं के साथ ये एकेकी नहीं कहलाएगा, ये ध्यान से समझने की बात है। देखिए, फलन यहां पे f जो है वो एकेकी फलन कहलाएगा यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सापेक्ष, यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सापेक्ष सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे एक फलन ले लिया fx बराबर 2x। क्या ले लिया मैंने यहां पे? fx बराबर 2x। एकेकी और आच्छादक को समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जिसमें फलन fx मैंने माना है यहां पे 2x। यहां पे समुच्चय, जो पहला समुच्चय है, इसको मैंने यहां पे मान लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और यहां पर भी मैंने मान लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि फलन f जो है वो n से n में परिभाषित है। मैंने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया। तो प्रांत में यानी n में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की प्राकृत संख्याएं आएंगी। और यहाँ n में भी कौन कौन सी संख्या आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से यहाँ पर भी अनंत तक की प्राकृत संख्याएं आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे फलन f दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 2x, यानी कि x का मान आपको यहाँ प्रांत से लेना है, यानी कि यह समुच्चय n से लेना है, और प्राप्त परिणाम यानी जो fx का मान है वो भी इस समुच्चय से प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, जब हम यहाँ से x का मान 1 लेते हैं और इस फलन में जब x का मान मैं 1 रखता हूँ तो मुझे fx का मान 2 प्राप्त होता है। यानी जैसे मैंने x का मान 1 लिया, मुझे fx का मान 2 प्राप्त हुआ, यानी 1 जो है वो किससे जाके जुड़ेगा? 2 से जाके जुड़ेगा। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे x का मान 2 लेता हूं तो मुझे यहाँ पे fx का मान 4 प्राप्त होगा, यानी 2 जो है वो किससे जाके जुड़ेगा? 4 से। 3 किससे जाके जुड़ेगा? 6 से। और इस प्रकार से यहाँ पे ये रिलेशन जो है हमें प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव में ले रहा हूं और मुझे इनके संगत भिन्न भिन्न प्रतिबिंब ही प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब दिया गया फलन, यहां पर ये जो फलन है वो एकेकी फलन कहलाएगा, क्योंकि यहां पे प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, अतः दिया गया फलन एकेकी फलन कहलाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखोगे आप लोग कि फलन का एकेकी होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फलन पे भी, और वो डिपेंड करता है समुच्चयों पर भी कि वो किससे किस में
परिभाषित है। तो ये भी यहां देखना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों कि अगर मैं फलन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने यहां पे क्या ले लिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं और फलन अभी भी n से n में ही परिभाषित है, तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर इस बार एक तो जुड़ेगा एक से, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। दो जाके जुड़ेगा यहां पे 4 से, दो किससे जाके जुड़ेगा 4 से, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है यहां पे 4। और जब 3 का देखेंगे तो 3 का वर्ग यहां पर कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से आप यहां पे 1 2 3 4 जो यहां पे अवयव दिए गए हैं, आप जैसे जैसे उनका वर्ग करेंगे आपको उनके संगत प्रतिबिंब प्राप्त होते जाएंगे। तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव लेने पर उनका वर्ग करने पे आपको भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। तो इस केस में भी फलन क्या होगा, यहाँ पे एक एक ही फलन होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इस प्रांत को n की बजाय r से प्रदर्शित कर दूं, किससे प्रदर्शित कर दूं, r से प्रदर्शित कर दूं, फलन में मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं लिया, तो देखो बच्चों यहां पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैंने यहां पे इसको r से प्रदर्शित किया है तो r का मतलब वास्तविक संख्याएं होगी, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी वैल्यूज आपको मिलने वाली है। यहाँ पे -1 भी आएगा, यहाँ +1 भी आएगा, और भी अनंत संख्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर मैंने अभी भी जो दिया हुआ आपके पास सहप्रांत, वो भी अभी मैंने किसका दिया हुआ यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का। सहप्रांत किसका समुच्चय दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं का, और इसमें वही संख्या आएंगी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की सभी प्राकृत संख्याएं। अगर इस फलन के अंतर्गत मैं यहाँ पे रिलेशन बनाना चाहूं तो आप खुद देखेंगे कि देखो बच्चों जो -1 का मैं प्रतिबिंब चेक करूंगा तो -1 जो है वो +1 से जाके जुड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि -1 का वर्ग करने पर हमें +1 प्राप्त होता है। और जब मैं देखूंगा कि +1 का अगर मैं प्रतिबिंब देखना चाहूं तो +1 का वर्ग भी क्या होता है, +1 ही होता है। यानी यहां +1 जो है वो भी किससे जाके जुड़ेगा, 1 से जाके जुड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, आपने देखा होगा यहां पे कि 2 अलग अलग अवयव हैं प्रांत में यहां पे 2 अलग अलग अवयव हैं, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब है वो समान प्राप्त हो रहा है 1 के रूप में। इसका मतलब यहां पे अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये फलन एक एक ही फलन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, और जो फलन एक एक ही फलन नहीं होता है वो कहलाता है बहुएकी फलन। क्या कहलाता है वो यहाँ पे, बहुएकी फलन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे -1 और +1 का जो प्रतिबिंब है वो 1 होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे -2 और +2 का प्रतिबिंब देखोगे तो वो +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 और +2 का वर्ग जो होता है वो +4 होता है। तो यहाँ पे ये फलन एक एक ही फलन की कैटेगरी में आएगा, और ये फलन जो है वो एक एक ही फलन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हमने फलन में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल प्रांत में परिवर्तन करने से ही यहाँ पे एक एक की होने या ना होने के ऊपर प्रभाव डायरेक्ट देखा जा सकता है। तो एक एक ही फलन को समझने के बाद में देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं आच्छादक फलन की। तो आपने देखा होगा कि फलन एक एक ही कब कहलाता है, जब प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, तो दिया गया फलन एक एक ही फलन कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आच्छादक फलन की। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक फलन लिया है f और एक लिया है g। fx इक्वल्स टू 2x से परिभाषित है, g फलन जो है वो 3x से परिभाषित है, ये n से n में और ये r से r में परिभाषित है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पर इस फलन के अंतर्गत 1 जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, 2 से। 2 जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, 4 से, क्योंकि जैसे मैं x के स्थान पे 2 रखूंगा तो 2 दूआ 4 मुझे प्राप्त होगा। और यहां पर 3 जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, 6 से। इसी प्रकार अगर gx बराबर 3x से देखूं तो यहां पे देखिए 0 जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, 0 से। 1 जो है वो किससे जाके कनेक्टेड होगा, +3 से जाकर। इस प्रकार से यहाँ पे -1 किससे जाके कनेक्टेड होगा, -3 से। किससे जाके कनेक्टेड होगा, -3 से। तो इस प्रकार हम लोग ये रिलेशन यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी हम संबंधों को दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की बात यहाँ पर है, अगर मैं पहले यहाँ पे एक एक ही फलन की परिभाषा यहाँ पे लगाना चाहूँ तो आप देखिए दिया गया फलन एक एक ही है कि नहीं है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिया गया फलन एक एक ही है। यहाँ पर भी भिन्न भिन्न अवयवों का
यहां पर भी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये फलन भी एकेकी फलन होगा। लेकिन क्या ये फलन आच्छादक फलन होगा? क्या ये फलन आच्छादक फलन होगा कि नहीं होगा? तो आच्छादक फलन को समझिए आप लोग। कोई भी फलन जो होता है वो आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सह प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं रहना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में प्राप्त ना हो। तो देखिए बच्चों, यहां पे 1 का रिलेशन 2 से है तो मैं 2 का पूर्व प्रतिबिंब यहां पे 1 होगा, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 होगा। कैसे प्राप्त कर रहे हैं हम लोग ये पूर्व प्रतिबिंब? अवयव से जब हमने इसका प्रतिबिंब प्राप्त किया था तो मैंने इसको 2 से गुणा किया था। जैसे मैं 1 को 2 से गुणा करूंगा 2 प्राप्त होगा, 2 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो 4 प्राप्त होगा। लेकिन पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मुझे सह प्रांत के अवयवों को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, 4 में 2 का भाग दूंगा 2 आएगा, 6 में 2 का भाग दूंगा 3 आएगा। इसका मतलब अगर आपको इस केस में सह प्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब चेक करना हो तो आप उसमें केवल 2 का भाग दे के देख लें और चेक कर लें कि वो अवयव इसमें है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे अवयव 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप देखेंगे यहां पे 5 का पूर्व प्रतिबिंब देखने के लिए मुझे 5 में 2 का भाग देना पड़ेगा, जो कि 2.5 के, जो कि मेरा 2.5 आता है। अब आप देखिए यहां पे 2.5 प्रांत में होना संभव है या नहीं है। आप देखेंगे प्रांत जो है वो तो प्राकृत संख्या का समुच्चय है और प्राकृत संख्या में 2.5 का अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस 5 का, यहाँ पर इस 3 का और भी बहुत यहाँ पे ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनका पूरा प्रतिबिंब जो है प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः यहाँ पे इस केस में फलन जो है वो आच्छादक नहीं होगा। जो फलन आच्छादक नहीं होता है वो कहलाता है अंतरछेपी। क्या कहलाता है यहाँ पे? अंतरछेपी। दूसरी सिचुएशन में देखिए, जब मैंने प्रांत से सह प्रांत के अवयव प्राप्त किए तो मैंने प्रत्येक अवयव को, प्रांत के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया है। तो अब अगर मुझे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब चेक करना है तो सिंपल मुझे सह प्रांत के अवयवों को 3 से क्या करना होगा? विभाजित। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि जब मैं यहां पे 1 को 3 से विभाजित करता हूं तो 1/3 आता है और 1/3 जो है मेरे पास प्रांत में है या नहीं है ये देखना है आपको इस समुच्चय के प्रकृति के अनुसार। तो 1/3 जो है इस समुच्चय के अंदर विद्यमान है क्योंकि यहाँ पे प्रांत जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और 1/3 भी एक वास्तविक संख्या है जो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर आप किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूर्व प्रतिबिंब के रूप में आपको कोई न कोई वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी जो कि प्रांत में विद्यमान है। इसका मतलब यहां पर सह प्रांत में ऐसा एक भी अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं हो। इसी खासियत की वजह से ये दिया गया फलन जो है वो आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पे ये फलन जो है वो एकेकी फलन भी है और ये आच्छादक फलन भी है, परंतु इस केस में फलन एकेकी है और आच्छादक नहीं है। तो आपने आज समझे हैं बच्चों एकेकी फलन के बारे में और आच्छादक फलनों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। आप इस बात को बार बार गौर से समझिएगा, वीडियो को वापस बैक जाके बार बार इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो इससे संबंधित जितने भी नोट्स और थ्योरी हैं वो आपको PDF के माध्यम से पहुँचा दूंगा। यहाँ पे केवल आपको एकेकी और आच्छादक के बारे में अच्छे से समझना था और आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास करते रहिए। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस निकालते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके पास हो आप मुझसे पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।